पर तो शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है शुरुआत में। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक ऐसे विषय से करते हैं जो जो सतह पर तो शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है शुरुआत में। हाँ मतलब, लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान की ना सबसे उलझी हुई गुत्थियों से जुड़ा है। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में क्या आता है? वही सर्वर रूम, बहुत सारे जटिल कंप्यूटर कोड। हाँ, फायरवॉल या फिर पासवर्ड चुराने वाले साइबर अपराधी। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि हैकिंग तो सिर्फ मशीनों की ही होती है। सही कहा, लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि इंसान के दिमाग को बिना किसी सॉफ्टवेयर या बिना किसी इलेक्ट्रोड के कैसे हैक किया जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार भी यही है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और छोटा सा लेख है। इसका शीर्षक है एक चोर जिसने दिमाग हैक करना सीखा। शीर्षक ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाने वाला है। बहुत ज्यादा। हाँ। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या कहें कि आज का मिशन है, वो इस लेख के जरिए ये समझना है कि कैसे कैसे कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की मानसिकता की उसकी सबसे गहरी परतों को खोला जा सकता है। बिल्कुल, उन परतों को जिन्हें इंसान दुनिया से छिपा कर रखता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस लेख में जिस चोर की कहानी बताई गई है, वो दरवाजों या तिजोरियों के ताले नहीं तोड़ता था। वो ताला नहीं तोड़ता। नहीं, उसका लक्ष्य भौतिक संपत्ति थी ही नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे वे रहस्य थे जिन्हें वो बचा कर रखता था। वो कभी चोरी नहीं करता था, बस लोगों का दिमाग खोलता था। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो इस पूरी कहानी का जो वैचारिक आधार है वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। वो कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग खुद में एक अभेद्य तिजोरी की तरह ही काम करता है। एक मानसिक वॉल्ट की तरह। हाँ, एकदम एक वॉल्ट। हम सभी अपने अंदर अनगिनत विचार, अजीबोगरीब इच्छाएं, गहरे पछतावे और अनकहे डर छिपा कर रखते हैं। और कोई भी आसानी से इन्हें बाहर नहीं आने देता। बिल्कुल नहीं। इस वॉल्ट पर हमने सामाजिक धारणाओं और आत्मरक्षा के कई भारी ताले लगा रखे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म। सही कहा। आमतौर पर कोई इंसान अपने इन रहस्यों को आसानी से जाहिर नहीं करता, लेकिन इस कहानी का जो चोर है ये समझता था कि इस तिजोरी को तोड़ने के लिए किसी बाहरी बल या हथौड़े की जरूरत नहीं है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। उसे बस इंसानी मनोविज्ञान के उस ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों का या कहें कि कमजोरियों का पता था। जो कमजोरियां हम सब में एक जैसी होती हैं। एकदम सही। वो अपनी बातचीत के तरीके से एक ऐसा माहौल तैयार करता था जहां सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद अपनी मानसिक तिजोरी के दरवाजे खोल देता था। लेकिन एक मिनट, अगर हम बात मानसिक तिजोरी खोलने की कर रहे हैं तो लोग अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करेंगे? ये एक वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को सालों से छुपा रहा है, वो किसी अजनबी के सामने अचानक से सच क्यों उगलेगा? क्योंकि वो चोर सीधे तौर पर सच उगलवाने की कोशिश नहीं करता था। हाँ, लेख में बताया गया है कि ये चोर अपनी इस तथाकथित हैकिंग के लिए मुख्य रूप से 4 सवालों का इस्तेमाल करता था। वो 4 सवाल ही उसके असली औजार थे। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। उसका पहला सवाल होता था, अगर आपको डर ना होता तो क्या करते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अब सतह पर ये एक बहुत ही आम सा दार्शनिक सवाल लगता है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि डर तो हमारे बचाव के लिए भी जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो डर ही इंसान को जिंदा रखता है। तो फिर डर को हटाने की बात करके ये चोर दिमागी हैकिंग की शुरुआत कैसे कर रहा है? ये सवाल किसी का डिफेंस मैकेनिज्म कैसे तोड़ सकता है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, शारीरिक या जैविक डर, जैसे आग से जलने का डर, हाँ, या किसी जंगली जानवर का डर, वो बिल्कुल हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है। लेकिन ये चोर उस जैविक डर की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो वो किस डर को निशाना बना रहा है? वो उस मनोवैज्ञानिक डर पे वार कर रहा है जिसे इंसान ने खुद अपने इर्द गिर्द बुना है। समाज क्या सोचेगा, ये वाला डर। बिल्कुल, समाज क्या सोचेगा, इसका डर, असफल होने का डर, अपने बनी बनाई छवि के टूट जाने का डर। इस तरह के डर इंसान की असली क्षमता और उसकी सच्ची इच्छाओं को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सालों से कॉर्पोरेट नौकरी में घुटन महसूस कर रहा है। लेकिन वो नौकरी छोड़ता नहीं है। नहीं छोड़ता,
क्योंकि उसे आर्थिक असुरक्षा और समाज की नजरों में असफल कहलाने का डर है। ये तो बहुत आम बात है। अब जब ये चोर उससे पूछता है, अगर डर न होता तो क्या करते, तो वो पल भर के लिए उस व्यक्ति के दिमाग से संभावित परिणामों का बोझ हटा देता है। एक तरह का फ्री पास दे देता है। हाँ, ये एक सिमुलेशन की तरह है जहाँ इंसान को बिना किसी जोखिम के अपनी असली इच्छाओं की कल्पना करने की छूट मिल जाती है। और क्योंकि ये सिर्फ कल्पना है तो दिमाग को लगता है कि कोई खतरा नहीं है। सही पकड़े। और जैसे ही वो काल्पनिक स्थिति बनती है, दिमाग अपना बचाव छोड़ देता है और वो व्यक्ति अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षाओं को जाहिर कर देता है। यानी ये सवाल एक तरह से उस कंडीशनिंग को बाईपास कर देता है। हाँ। जो हमें हमेशा सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए कहती है। एकदम सटीक। ये तो ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के एंटीवायरस को ये विश्वास दिलाना हाँ। कि ये नई फाइल कोई खतरा नहीं है, ताकि वो इसे स्कैन करना बंद कर दे। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। लेकिन सिर्फ डर की परत हटाना ही काफी नहीं होता ना। इंसान की मानसिकता इतनी सीधी तो है नहीं कि बस एक पर्दा हटा और सब कुछ साफ हो गया। बिल्कुल नहीं, दिमाग बहुत जटिल है। डर के अलावा भी हम कई चीजों के पीछे छुपते हैं। शायद इसीलिए चोर का अगला कदम और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। उसका दूसरा सवाल है, आप किससे छुप रहे हो? अब ये सवाल तो थोड़ा आक्रामक लगता है। अग्रेसिव है। सुनने में अग्रेसिव जरूर लगता है। क्या ये सवाल पूछने से सामने वाला व्यक्ति तुरंत चौकन्ना नहीं हो जाएगा? ये आक्रामक जरूर लगता है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके सीधेपन में ही छिपी है। सीधेपन में? कैसे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंसान समाज में एक मुखौटा पहनकर जीता है। हर कोई एक पर्सोना यानी एक सामाजिक छवि बनाए रखता है, जो हम असल में हैं और जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हाँ। अब समस्या ये नहीं है कि हम छुप रहे हैं, समस्या ये है कि छुपने की इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। इंसान अंदर से थक जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी के भीतर एक बड़ी सी रबर की गेंद को जोर से दबाकर रखना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। गेंद बार बार ऊपर आना चाहती है। हाँ, गेंद बार बार सतह पर आना चाहती है और उसे पानी के नीचे दबाए रखने में इंसान बुरी तरह थक जाता है। सवाल सीधे उस चीज पर है जिससे बचा जा रहा है। मतलब कोई अपनी पुरानी नाकामियों से छुप रहा है, या कोई अपने परिवार की उम्मीदों से छुप रहा है, या फिर कोई अपनी खुद की नजर में अपनी गिरती हुई अहमियत से छुप रहा है। और जब इतना सीधा प्रहार होता है तो इंसान क्या करता है? अक्सर इंसान उस मुखौटे को थामे रखने की जद्दोजहद छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई और पहले ही उस मुखौटे के पीछे देख चुका है। पानी के नीचे गेंद को दबाए रखना, वाकई अपनी कमजोरियों को लगातार दुनिया की नजरों से बचाना एक बहुत ही थका देने वाला काम है। बहुत ज्यादा थका देने वाला। और जब कोई अचानक से उस छुपने वाले कृत्य को पहचान लेता है तो शायद एक अजीब सी राहत भी महसूस होती होगी कि चलो अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। एक मानसिक रिहाई मिल जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। तीसरे सवाल की तरफ। हाँ, चोर का तीसरा सवाल इंसान को उस जगह ले जाता है जहाँ शायद वो खुद भी जाने से कतराता है। बिल्कुल। तीसरा सवाल है, आपका सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये सीधा दिल पर वार करता है। इस पर ना मेरा एक बहुत ही व्यवहारिक संशय है। बताइए। अगर कोई अजनबी या चोर किसी से उसका सबसे बड़ा झूठ पूछे तो इंसान का पहला इंस्टिंक्ट यानी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि वो उस वक्त भी एक और नया झूठ बोल दे। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है। एक इंसान जो पहले से ही छुप रहा है वो अचानक अपना सबसे बड़ा झूठ क्यों कबूल करेगा? ये सवाल डिफेंस मैकेनिज्म को भेदने में कैसे कामयाब होता है? अगर कोई राह चलते सीधे यही सवाल पूछेगा तो शायद कोई भी तुरंत सच न बोले। तो फिर यहाँ काम कैसे कर रहा है? हमें ये याद रखना होगा कि ये तीसरा सवाल है, पहला नहीं। अच्छा, सीक्वेंस का खेल है। बिल्कुल। इससे पहले व्यक्ति अपने डरों और अपने छुपने के तरीकों पर बात कर चुका है। उसका सुरक्षा कवच पहले ही काफी कमजोर हो चुका है। ऑलरेडी वल्नरेबल हो चुका है। हाँ, इसके अलावा यहाँ झूठ का मतलब अक्सर वो झूठ नहीं होता जो हम दूसरों से बोलते हैं। तो कौन सा झूठ? बल्कि वो झूठ होता है जो इंसान खुद से बोलता है। खुद से बोले गए झूठ। खुद से बोले गए झूठ सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे हमारी हकीकत बन चुके होते हैं। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? इसे सेल्फ डिसेप्शन या आत्मछल कहते हैं। इंसान खुद को समझा लेता है कि वो एक ऐसे रिश्ते में खुश है जो असल में उसे अंदर से खोखला कर रहा है। या वो खुद से ये झूठ बोलता है कि उसे अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, जबकि वो अंदर से कुछ और ही चाहता है। एकदम सही। जब यह सवाल अचानक सामने आता है तो इंसान के दिमाग को एक बहुत भारी कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। दिमाग को एक साथ बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। उस एक पल में
उसे अपने सारे झूठों को खंगालना पड़ता है ये तय करने के लिए कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है। और इसी झंझट में असली सच बाहर आ जाता है। जी, इस प्रक्रिया में उसका दिमाग अक्सर उस सबसे संवेदनशील सत्य को सामने ला देता है जिसे वो खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रहा था। उस स्थिति में कोई नया झूठ गढ़ने का समय, ये मानसिक ऊर्जा इंसान के पास बचती ही नहीं है। तो ये तो एक तरह का सिस्टम ओवरलोड हो गया। दिमाग एक साथ इतनी सारी चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता और क्रैश कर जाता है। बिल्कुल, एक क्रैश की तरह। जिसके बाद सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। ये सच में किसी कुशल हैकर के तरीके जैसा ही है, जो सिस्टम में एक साथ इतनी रिक्वेस्ट भेजता है कि फायरवॉल काम करना बंद कर दे। डॉस अटैक की तरह। हाँ, अब जब इंसान के सारे डर, उसके छुपने के तरीके और खुद से बोले गए झूठ सामने आ चुके हैं, तब ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अपने अंतिम और शायद सबसे गहरे चरण में प्रवेश करती है। चौथा और सबसे अहम सवाल। चोर अपना चौथा और आखिरी सवाल फेंकता है, आप किससे मान्यता चाहते हो? वैलिडेशन। आज के इस दौर में जहां हमारी पूरी जिंदगी ही दूसरों की स्वीकृति और सोशल मीडिया के लाइक्स पर टिकी हुई है, ये सवाल बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इंसान मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए मान्यता या वैलिडेशन एक ऐसी अदृश्य करेंसी है जिसके लिए वो अपनी पूरी असलियत का सौदा कर लेता है। अदृश्य करेंसी, ये बहुत गहरी बात है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे काम करने पर शाबाशी मिलेगी। धीरे धीरे ये शाबाशी हमारी जरूरत बन जाती है। हम उस शाबाशी के मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल, हम अपनी सफलता, अपनी खुशियां और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व का मूल्य इस बात से तय करने लगते हैं कि कोई दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है। चाहे वो माता पिता हों, बॉस हों या फिर इंटरनेट पर बैठे अनजाने लोग हों। हाँ, ये सवाल सीधे इंसान की उस निर्भरता, उस डिपेंडेंसी पर प्रहार करता है। जब चोर पूछता है कि आप किससे मान्यता चाहते हो, तो वो इंसान को ये देखने पर मजबूर करता है कि उसके जीवन के ज्यादातर फैसले असल में उसके अपने थे ही नहीं। वो किसी और को खुश करने के लिए थे। वे फैसले उस अदृश्य दर्शक दीर्घा को, उस इनविजिबल ऑडियंस को खुश करने के लिए लिए गए थे जो हमेशा हमें जज कर रही है। और जब ये बात समझ आती है तो क्या होता है? जब किसी को ये एहसास होता है कि उसकी सारी दौड़ सिर्फ किसी और की नजरों में सही साबित होने के लिए थी, तो उसका पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा भर भरा कर गिर जाता है। इन चारों सवालों का एक साथ किया गया ये वार इंसान की हर उस बनावटी परत को उधेड़ देता है जो उसने सालों से ओढ़ रखी थी। कोई परत नहीं बचती। इंसान पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें देखने के बाद इंसान खुद से नजरें नहीं चुरा सकता। बिल्कुल नहीं। डर, छुपना, झूठ और मान्यता, इन्हीं चार खंभों पर ही हमारी पूरी सामाजिक छवि टिकी होती है। और इस चोर ने इन्हीं चार खंभों को गिराने का तरीका ढूंढ लिया। एक बहुत ही सटीक तरीका। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो इन ट्रिक्स के पीछे का रहस्य है। हाँ, लेक का वो टर्निंग पॉइंट। लेक में एक बहुत ही खूबसूरत और हैरान करने वाला मोड़ आता है। एक दिन एक बच्चे ने इस चोर से पूछा, आपने ये ट्रिक कहाँ सीखी? आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो इंसान दूसरों का दिमाग इतनी आसानी से पढ़ लेता है, उसने जरूर मनोविज्ञान की कोई बहुत बड़ी डिग्री ली होगी, या वो FBI की किसी प्रोफाइलर की तरह ट्रेनिंग लेकर आया होगा। हाँ, जो लोगों के हाव भाव, उनके उठने बैठने के तरीकों का बारीकी से अध्ययन करता होगा। लेकिन चोर का जो जवाब था, उसने पूरी धारणा को ही पलट दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैंने लोगों को नहीं, खुद को पढ़ा है। वाह! ये जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि हम बिना दूसरों को पढ़े सिर्फ खुद को समझकर पूरी दुनिया का दिमाग हैक कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल मुमकिन है, और मैं कहूंगी कि यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने लोगों को नहीं, खुद को पढ़ा है। इस एक वाक्य में मानव व्यवहार की सबसे गहरी सच्चाई छुपी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हर इंसान बहुत अलग है, बहुत जटिल है। बाहरी रूप से हमारी संस्कृतियां, हमारी भाषाएं और हमारे अनुभव अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से, लेकिन अगर हम बुनियादी इंसानी भावनाओं के स्तर पर जाए ना, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एक जैसा ही है। हर इंसान का बेस कोड सेम है। बिल्कुल। हर इंसान को किसी न किसी चीज का डर सताता है। हर इंसान अपनी कमियों से छुपना चाहता है। हर कोई झूठ बोलता है खुद से। हर इंसान अपनी हकीकत से भागने के लिए खुद से झूठ बोलता है।
और हर इंसान ये चाहता है कि कोई उसे स्वीकार करे, उसे मान्यता दे। तो चोर ने इस बात का इस्तेमाल कैसे किया? जब उस चोर ने बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढने के बजाय अपने खुद के भीतर झांका, अपने खुद के डरों का ईमानदारी से सामना किया। उसने खुद की परतों को खोला पहले। हाँ, और जब उसने ये माना कि वो भी मान्यता का भूखा है, तो उसे इंसानी दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया। मतलब जो चाबी उसके खुद के ताले की थी, उसी चाबी से बाकी ताले भी खुल गए। उसे समझ आ गया कि जो असुरक्षाएं और कमजोरियां उसके खुद के अंदर है, ठीक वैसी ही असुरक्षाएं सामने खड़े व्यक्ति के अंदर भी है, चाहे वो कोई भी हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दूसरों को समझने के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, वो असल में गलत दिशा में की गई मेहनत है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति गंदी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है। उसे बाहर सब कुछ धुंधला ही दिखाई देगा। बहुत उम्दा एनोलॉजी है। लेकिन अगर वो उस खिड़की के शीशे को साफ कर ले, यानी अपने खुद के पूर्वाग्रहों और कमजोरियों को समझ ले, तो बाहर का नजारा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और यहीं पर यह लेख हमें अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है, उस आखिरी लेसन की तरफ। कहानी के अंत में जो मुख्य सीख दी गई है, वो एक छोटे से समीकरण के रूप में है। सेल्फ अवेयरनेस इक्वल्स टू अल्टीमेट माइंड हैकिंग। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी माइंड हैकिंग है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आत्म जागरूकता को सिर्फ एक हैक या चालाकी कहना सही होगा, या ये एक तरह का ऐसा ज्ञान है जो हमें औरों से ज्यादा पारदर्शी बना देता है? मेरी समझ से ये दोनों ही बातें हैं। दोनों कैसे? देखिए, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस को अक्सर बहुत ही दार्शनिक या आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाता है, जैसे कि यह सिर्फ मानसिक शांति के लिए हो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस वाली छवि बन जाती है दिमाग में। बिल्कुल, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, या कहें कि एक हथियार है। हथियार कैसे? आत्म जागरूक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पसंदीदा कॉफी या अपने शौक के बारे में पता है। तो असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने सबसे गहरे अंधकार, अपनी सबसे बुरी आदतों, अपनी ईर्ष्या, अपने घमंड और अपने सबसे बड़े झूठ को पूरी निर्दयता और ईमानदारी के साथ स्वीकार करना। खुद के सामने पूरी तरह नंगा हो जाना। एकदम। जब कोई व्यक्ति खुद को इतनी गहराई से जान लेता है, तो वो दूसरों के द्वारा पहने गए मुखौटों को तुरंत पहचान लेता है। क्योंकि उसने वो मुखौटे खुद भी पहने होते हैं कभी ना कभी। सही कहा। जब सामने वाला इंसान किसी डर की वजह से अजीब व्यवहार कर रहा होता है, या अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए अति आत्मविश्वास का दिखावा कर रहा होता है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हाँ, तो एक आत्म जागरूक व्यक्ति उस दिखावे के झांसे में नहीं आता। वो उस शोर के पीछे की असलियत सुन लेता है। वो उस व्यवहार के पीछे के डर को देख लेता है, क्योंकि उसने खुद भी कभी ना कभी उस डर को महसूस किया होता है। इसलिए इसे अल्टीमेट माइंड हैकिंग कहा गया है। क्योंकि आपको किसी के दिमाग में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। लोग अपनी कमजोरियों के जरिए खुद ही अपनी हकीकत आपके सामने रख देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है कि दुनिया को जीतने या दूसरों को डिकोड करने की शुरुआत खुद के अंदर झांकने से होती है। और यही सबसे मुश्किल काम भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि चालाकी या बाहरी ज्ञान ही ताकत है, लेकिन असल ताकत तो अपनी खुद की कमजोरियों को जानने और उन्हें स्वीकार करने में है। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा से हम क्या ठोस बात निकाल सकते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके? इस पूरे विश्लेषण का लबोलुआब यही है कि मानव मस्तिष्क कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे समझने के लिए किसी बाहरी कोडिंग की जरूरत हो। तो वो क्या है? ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें अगर हम अपनी खुद की छवि को साफ साफ देख सकें, तो हमें बाकी सब का अक्स भी साफ नजर आने लगता है। अगर हम खुद से सच बोलने लगे? अगर आप खुद से सच बोलने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपसे झूठ बोलकर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। क्योंकि आप झूठ की फितरत को समझ चुके होते हैं। बिल्कुल। दूसरों का दिमाग पढ़ने की कला कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये खुद के प्रति की गई अत्यधिक ईमानदारी का ही एक स्वाभाविक परिणाम है। और यही ईमानदारी शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें कोई शक नहीं। आज के इस विश्लेषण ने हैकिंग शब्द को एक नया ही आयाम दे दिया है। अब ये सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रहा। अब ये किसी मशीन को हैक करने के बारे में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के उलझे हुए तारों को सुलझाने के बारे में है। बिल्कुल सही बात है। अब इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। ये सोचने वाली बात है, क्या हमारे दिमाग के ताले हमारे अनजाने डर और दूसरों की नजरों में सही साबित होने की उस अंधी चाहत से बने हैं?
और क्या इस बात की प्रबल संभावना है कि उन जटिल तालों को खोलने की असली चाबी दुनिया के किसी बड़े मनोवैज्ञानिक या हैकर के पास नहीं, बल्कि हमेशा से हमारे अपने ही भीतर मौजूद होती है? इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।